नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी परीक्षा वाणी सीरीज है, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो परीक्षा वाणी का सबसे बड़ा चैप्टर है अध्याय 9, जिसमें हम जिला वाइज यहाँ पे उत्तराखंड जीके को देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने हरिद्वार को कंप्लीट किया था। हरिद्वार जनपद के बारे में, हरिद्वार से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वहाँ के प्रमुख स्थल हैं, उनको देखा। आज हम शुरू करेंगे देहरादून के बारे में, देहरादून जिले की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या सवाल बनते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से देखेंगे। इसके अलावा देहरादून के प्रमुख मेलों को भी हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी परीक्षा वाणी सीरीज की अध्याय 9 की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस में हमने हरिद्वार को कवर किया था और उससे पहले अलग अलग क्लासेस में चैप्टर वाइज उत्तराखंड जीके को देखा था। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देहरादून की बात करें, देहरादून बाही हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में स्थित है। यानी शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य में जो चौरस घाटियां पाई जाती हैं, उन्हीं को दून या द्वार कहते हैं। इन्हीं दून में जो सबसे फेमस दून है वो देहरा वाला है। इसका पूरा नाम हो गया देहरादून। ठीक है, किन किन के मध्य में है, पहला सवाल ये ध्यान रखेंगे। देहरादून को द्रोण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पूर्व काल में यहाँ पे, महाभारत के काल में यहाँ पे जो आचार्य द्रोण थे, उनका आश्रम यहाँ पर स्थित था और उन्हीं के नाम पर इसे द्रोण की नगरी कहा जाता है। ठीक है, देहरादून शहर विंदाल और रिस्पना नदियों के बीच स्थित दोआब पर बसा हुआ है। दोयाब यानी 2 नदियों के बीच का इलाका। तो जो देहरादून शहर है ये बिंदाल और रिस्पना नदियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, यानी इनके दोआब पर स्थित, जहां पर 2 नदियां आकर मिलती हों। 1956 में यहां ओएनजीसी का मुख्यालय स्थापित किया गया। कई सारे राष्ट्रीय संस्थान, संगठन, इनका हेडक्वार्टर देहरादून है। जो ओएनजीसी है ये 1956 में यहां बना। सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी देहरादून में है। एफआरआई देहरादून के अंदर आता है। भारतीय सैन्य अकादमी हो गई, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज हो गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी हो गई, लवसना हो गया। ये सारे जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, सब के सब देहरादून में आते हैं। आगे हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। देहरादून शहर की जलवायु कैसी है? देहरादून की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु मानी जाती है। ठीक है, यानी ऐसी जलवायु जहां पे ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्म है। हालांकि देहरादून का जो इलाका है वह मैदानी इलाका भी है कुछ, और कुछ वहां पे पर्वतीय इलाका भी है, जिसमें दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे नॉर्मली पूछेगा यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, समशीतोष्ण जलवायु देहरादून की है। ठीक है, अब इसका नाम उत्पत्ति कैसे हुई, नाम कैसे बना, देखिए। देहरा शब्द संभवतः डेरा शब्द से बना है। इसका अर्थ अस्थायी निवास या शिविर होता है। अब ये नाम आया कहां से? जो ये देहरा नाम आया, कहा गया है इतिहास में कि यह नाम डेरा शब्द से बना है। जो मध्यकाल में गुरु रामराय यहाँ पर आए और उन्होंने खुरबरा क्षेत्र में अपने तंबू गाड़े और धनावाला के पास एक मंदिर भी बनवाया, गुरुद्वारा यहाँ पर उन्होंने बनवाया। इन्हीं 2 स्थानों के आसपास धीरे धीरे नगर का विकास शुरू हुआ, जिसे देरा या बाद में देहरा कहा जाने लगा। यानी गुरु रामराय के द्वारा यहाँ पे डेरा डाला गया। मध्यकाल में औरंगजेब उस समय दिल्ली का शासक था, उसके काल में गुरु रामराय यहाँ पर आए। फतेहपति शाह यहाँ उस समय गढ़वाल के राजा थे, फतेहपति शाह के दरबार में गए। 1676 में वे देहरादून आते हैं, यहाँ पर वो अपना शिविर लगाते हैं। उसी के आसपास फिर पूरा शहर बसना शुरू होता है, वहीं से नाम आया देहरा। ठीक है, जो दून शब्द है ये कहां से आया? दून शब्द या डून शब्द जो है, इसका अर्थ पर्वत श्रृंखला के पाद में स्थित निम्न भूमि से होता है। जो पर्वत श्रृंखला है उनके निचले इलाकों में लगी हुई जो भूमि है, यानी जैसे हमने देखा मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य की जो चौरस भूमि होती, जैसे यहां पर आपकी शिवालिक है, यहां पर आपका मध्य हिमालय है, इनके मध्य में, इनके बीच में जो मैदान है उसको कहा जाता है दून। ठीक है, दून शब्द की उत्पत्ति के बारे में एक और मान्यता चलती है जो हमने शुरुआत में देखी कि द्रोण आश्रम यहां पर स्थित था।
जो गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। ठीक है, इस वजह से कहा गया कि जो द्रोण है उसी से दून बना और बाद में ये देहरा के साथ लग के देहरादून या फिर देहरादून हो गया। ठीक है, तो ये नाम उत्पत्ति का है। हालांकि इतना डीप में नहीं जाता, लेकिन कई बार जैसे अब नया पैटर्न है, कथन वाले वो क्वेश्चन बना देता है कि इस शब्द का अर्थ ये होता है, क्या इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ा, क्या यह नाम यहां से आया, इस तरीके से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहें और बेसिक नॉलेज भी आपको मिलती रहे। देहरादून के अगर हम विभिन्न नामों की बात करते हैं, देहरादून के उपनामों में पृथ्वीपुर आता है, शिवभूमि आता है, सैनिक नगर आता है, लीची नगर भी देहरादून को कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या था? अगर प्राचीन नाम पूछेगा, देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। इसके अलावा इसे शिवभूमि भी कहते हैं, सैनिक नगर भी कहते हैं, लीची नगर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देहरादून की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन को जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार दून केदार खंड का भाग था। स्कंद पुराण के दो इंपॉर्टेंट खंड हैं, एक है हमारा केदार खंड और एक हमारा मानस खंड। केदार खंड का संबंध गढ़वाल से है, मानस खंड का संबंध कुमाऊं से है। जो हमारा देहरादून है ये गढ़वाल में आता है, यानी यह किसका पार्ट रहा था? केदार खंड का। ठीक है, यहां पर राजा विराट की राजधानी स्थित थी। पूर्व काल में, महाभारत काल में जो राजा विराट थे, इनकी राजधानी यहीं पर देहरादून के नजदीक चौरानी चोटी पर स्थित थी। ठीक है, इन्हीं राजा विराट की पुत्री के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ था। ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित हो गया था। बाद में यह अशोक के साम्राज्य में हो गया था शामिल। हमें कैसे पता चला? कालसी शिलालेख हमें यहां से मिला है, जिससे हमें यह पता चला कि यहां पर अशोक का अधिकार था। राजकुमारी ईश्वरा जो यदुवंश से संबंधित थी, इनका अभिलेख लाखा मंडल से मिला है। जो लाखा मंडल है यह यमुना और रिखवाड़ नदी के तट पर स्थित है। लाखा मंडल से हमें एक अभिलेख मिला है। यह अभिलेख यदुवंशी राजकुमारी ईश्वरा का है और इस अभिलेख से हमें यह पता चला कि लाखा मंडल क्षेत्र में यादवों का शासन था। क्वेश्चन आता है यादवों के शासन की पुष्टि किस अभिलेख से होती है? लाखा मंडल अभिलेख किसका है? राजकुमारी ईश्वरा का। जो लाखा मंडल है इसे मूर्तियों का भंडार भी कहते हैं। लाखों मूर्तियां यहां से मिली थी, इस वजह से इसे लाखा मंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम जो पड़ा बेसिकली वो लाखा मंडल पड़ा। तो मूर्तियों का भंडार किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं लाखा मंडल। यमुना और रिखवाड़ नदी के तट पर यह बसा हुआ है, पेपर में आया था। 1804 से 1815 तक यह गोरखाओं के अधीन रहा। यहां पे यदुवंशियों का शासन था। बाद में जब पवार वंश बनता है तो पूरा ये जो देहरादून का इलाका था पवारों के अधिकार में रहा। हालांकि बीच बीच में रोहिले आक्रमण करते रहते थे और उनसे ये छीनते रहते थे, यहाँ पे लूटपाट करते थे, लेकिन मुख्य रूप से देहरादून जो है वो पवारों के अधिकार में रहा। 1804 से 1815 तक गोरखाओं के अधीन ये इलाका रहा। अप्रैल 1815 में गोरखाओं को गढ़वाल से निकाल दिया गया और गढ़वाल ब्रिटिश शासन में आ गया। ठीक है, अब देहरादून पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। यहां से आपके सवाल शुरू होते हैं। देखिए, उसी वर्ष वर्तमान देहरादून तहसील वाले क्षेत्र को सहारनपुर जिले में मिला दिया गया। 1815 में ही अंग्रेजों ने देहरादून तहसील वाला जो इलाका है इसे किसमें मिला दिया? सहारनपुर जिला। 1815 में इसे कुमाऊं कमिश्नरी में स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए, बेसिकली कुमाऊं कमिश्नरी बनती है 1854 में, आप सभी जानते हैं, लेकिन कुमाऊं कमिश्नर का पद तो बन चुका था, तो 1825 में इसे बेसिकली कुमाऊं कमिश्नर के अंतर्गत कर दिया गया। कुमाऊं कमिश्नर यानी उस समय आज का पूरा कुमाऊं, पूरा गढ़वाल, उस समय टिहरी और उत्तरकाशी को छोड़ करके, और अब उसमें देहरादून को भी शामिल कर दिया। यानी यहाँ का प्रशासन आप कौन देखेगा? कुमाऊं का कमिश्नर। 1825 में यह हुआ था। 1828 में देहरादून और जौनसार भावर को एक अलग डिप्टी कमिश्नर के अधीन रख दिया गया। यह हुआ 1828 में। 1829 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से हटाकर मेरठ कमिश्नरी या मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया। यह हुआ 1829 में। 1842 में देहरादून को सहारनपुर जिले से जोड़कर कलेक्टर के अधीन एक अधिकारी के नियंत्रण में रखा गया। यह कब किया गया? उसे कलेक्टर के अधीन रख दिया गया 1842 में सहारनपुर जिले के साथ जोड़ के संयुक्त रूप से, और 1871 में इसे एक अलग जिले के रूप में प्रशासित किया जाने लगा और यह मेरठ मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया था।
अब आपने देखा होगा, पहले हम पढ़ते थे कि देहरादून जिला बना था 1817 में। कुछ वर्षों में परिवर्तन हुए हैं अब, तो आपको नए जो वर्ष हैं उनको याद करना है कि 1815 तक ये गोरखाओं के अधीन में रहा। उसके बाद अंग्रेजों ने इस पे लगातार प्रयोग करने शुरू किए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो आपका आएगा कि 1825 में इसे कुमाऊं कमिश्नरी में लाया गया, सहारनपुर जिले से निकाल करके। पहले इस तहसील को सहारनपुर जिले में डाल दिया था। फिर जौनसार, भाबर और देहरादून को मिलाकर एक क्षेत्र बनाया गया और उसे डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में रखा गया। 1829 में इसे कुमाऊं कमिश्नरी से हटाकर मेरठ मंडल में डाल दिया गया और 1871 में एक स्वतंत्र जिले के रूप में देहरादून बना। तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा देहरादून जिला कब बना, तो 1871 को आपने ध्यान रखना है, न कि 1817। स्वतंत्र जिले के रूप में देहरादून 1871 में बना था और इसे मेरठ मंडल में शामिल किया गया था। यानी ये किसमें मौजूद था? मेरठ मंडल में। 1968 या 75 में इस जिले को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया। अब देखिए 2 वर्ष यहां पर लिखे हैं, दोनों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपने पहला रेफरेंस जो देना है वो 1968 को देना है। 1968 में देहरादून को मेरठ मंडल से निकालकर गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। अब आप जानते हैं गढ़वाल मंडल की जो स्थापना होती है वो 1969 में होती है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही ये गढ़वाल मंडल में आ गया। और ज्यादातर सोर्सेस में नई परीक्षा वाणी हो उसमें भी, हिमांशु कफलटिया की जी की जो पुस्तक है उसमें भी, देहरादून की जो वेबसाइट है उसमें भी आपको यही दिया गया है कि 1968 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। बेसिकली गढ़वाल मंडल उस समय या गढ़वाल का जो क्षेत्र था उसमें इसे शामिल कर दिया गया और 1969 में आधिकारिक तौर पे कुमाऊं कमिश्नरी के बाद गढ़वाल कमिश्नरी का गठन किया गया। तो ऑफिशियल तौर पे गठन 69 में हुआ, लेकिन उससे पहले ही उस तौर पे ये प्रशासन चलना शुरू हो गया था। तो आपने 1968 को याद करना है। 75 यहां पे सिर्फ इसलिए लिखा है कि अगर 68 ना मिले ऑप्शन में तो आप 75 को याद करेंगे। पहले 75 ही आपको ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब ये कई जगहों से गायब हो चुका है। अब यही आपको सब जगह देखने को मिलेगा। सोर्सेस मैंने आपको बताया, चाहे आप देहरादून की साइट चेक करें, हिमांशु कफलटिया जी की पुस्तक चेक करें, परीक्षावाणी को चेक करें, सब में 1968 आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था देहरादून का इतिहास। देहरादून की अगर हम सीमाओं की बात करते हैं तो इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम में उत्तरकाशी जिला पड़ता है। देहरादून के उत्तर पश्चिम में उत्तर जिले में उत्तर साइड में कौन सा जिला है? उत्तरकाशी। इसके पूर्व में टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिले आते हैं, ठीक है। इसके दक्षिण में सहारनपुर जिला जो यूपी का है वो इसके साथ लगता है। पश्चिमी सीमा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से लगती है, जहां पर टोंस और यमुना नदियां दोनों जिलों को अलग करती हैं। हिमाचल और देहरादून को अलग करने का काम मुख्य रूप से टोंस करती है। टोंस यमुना की ही सहायक नदी है, ठीक है। क्वेश्चन आता भी है कि हिमाचल और उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा जो पश्चिमी सीमा कौन बनाती है? वो टोंस बनाती है, ठीक है। जिले का कुल क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 640 मीटर लगभग 2100 फीट के करीब है, ठीक है। देहरादून की टोपोग्राफी की बात करते हैं, स्थलाकृति की बात करते हैं, तो देहरादून को 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे मैंने आपको ऊपर कहा, यह मैदानी भी है और पहाड़ी भी है। तो इसे 2 अलग अलग भागों में बांटा जाता है, एक है पर्वतीय क्षेत्र और एक है उप पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र जिले की पूरी तहसील को घेरता है और इसमें जौनसार भाबर क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह पर्वतीय कटक यानी रीज है, जो पश्चिम में टोंस नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को पूर्व में यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र से अलग करता है। देहरादून को जैसे मैंने कहा 2 भिन्न भिन्न भागों में बांटा जा सकता है। एक है पर्वतीय क्षेत्र यानी माउंटेन वाला इलाका, दूसरा है उप पर्वतीय क्षेत्र यानी सब माउंटेन वाला इलाका। जो पर्वतीय इलाका है यहां पर आपकी मुख्य रूप से चकराता तहसील और जो जौनसार भाबर वाला इलाका है ये इसमें पड़ता है, ठीक है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इस इलाके की, पर्वतीय इलाके की, वो यहां पर स्थित एक रिज है, पर्वतीय कटक है। पर्वतीय कटक या रिज जो होती है बेसिकली यह जल विभाजक होता है। बेसिकली इसके एक छोर टोंस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है, दूसरी ओर यमुना नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र यानी जैसे मान लीजिए ये एक चोटी हो गई यहां पे, तो इसके एक छोर से पानी टोंस में जाएगा, दूसरे छोर से पानी यहां पे यमुना में जाएगा। तो इन दोनों के मध्य में यहां पे जल विभाजक के रूप में जो काम करती है पर्वतीय रिज, वो यहीं पर स्थित है इसी पर्वतीय इलाके में। तो इसको ध्यान रखना है। यानी इस क्षेत्र के एक तरफ पश्चिम तरफ से गिरने वाला पानी टोंस नदी में चला जाता है और दाएं तरफ यानी पूर्व की ओर से गिरने वाला पानी यमुना नदी के अंदर चला जाता है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र के नीचे
उप पर्वतीय क्षेत्र है जो प्रसिद्ध दून घाटी है। पर्वतीय क्षेत्र के निचले इलाकों में ही होगा बेसिकली, और वहां पर का जो इलाका है वो दून घाटी मुख्य रूप से कहलाता है। अगर हम वनों की बात करते हैं देहरादून के, देहरादून में वनों का क्षेत्रफल 1477 वर्ग किलोमीटर है, जो जिले के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.70% आता है। हालांकि यह डेटा पुराना है। जो 18वीं वन रिपोर्ट है उसके अनुसार देहरादून में वनों का जो टोटल क्षेत्रफल है वो आपका 1640 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज में ये लगभग 53% हो जाता है। ठीक है। देहरादून के पुराने आरक्षित वनों में चीड़ एकमात्र शंकुधारी प्रजाति पाई जाती है। जो यहाँ के पुराने रिजर्व फॉरेस्ट हैं इनमें एकमात्र शंकुधारी प्रजाति कौन सी है? चीड़ वृक्षों की। देहरादून में साल के वनों का विस्तृत क्षेत्र भी पाया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन कथन में बनते हैं कि इन पुराने वनों में क्या चीड़ एकमात्र शंकुधारी है? इस जिले में क्या साल वृक्ष के क्षेत्र पाए जाते हैं? ऐसे सवाल डायरेक्ट आते हैं। साल मुख्य काष्ठ टिम्बर प्रजाति है। यह शिवालिक की पहाड़ियों पर यह प्राय शुद्ध रूप में मिलता है। जो शाल है यह मुख्य काष्ठ की प्रजाति है, यानी लकड़ी का काफी इसका इस्तेमाल होता है, और यह इस इलाके में देहरादून में काफी शुद्ध मात्रा में मिलता है। जो प्रॉपर हमें शाल का लकड़ा मिलता है वो यहीं से मिलता है। ठीक है। अगर हम नदियों की बात करते हैं, पूर्व में गंगा और पश्चिम में यमुना इसके किनारे किनारे बहती है। गंगा नदी पूर्वी दून में ऋषिकेश के पास जिले में एंटर करती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए रायवाला के निकट से होकर हरिद्वार पहुंच जाती है। यमुना नदी की बात करें, ये जौनसार क्षेत्र में जिले में प्रवेश करती है और लगभग 32 किलोमीटर तक जिले की दक्षिण पूर्वी सीमा के साथ ये दक्षिण दिशा में बहती है यमुना नदी। ठीक है। आसन नदी एक और इंपॉर्टेंट नदी है देहरादून की। आसन नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। आसन और यमुना इनका संगम रामपुर मंडी के निकट होता है। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो है ये 2005 में बना था। आसन नदी जो है, देखिए आसन नदी को लेकर 2-3 बातें आती हैं। आसन नदी किसकी सहायक है? यमुना। कहां पर यमुना से मिलती है? रामपुर मंडी के निकट। आसन नदी के ऊपर ही आसन वेटलैंड आरक्षण क्षेत्र बना हुआ है, आरक्षित क्षेत्र बना हुआ है। यह बना था 2005 में। आसन नदी पर ही आसन बैराज बना हुआ है। यह कब बना था आसन बैराज? ये 1967 में बना था। ठीक है। आसन बैराज के बनने से एक झील वहां पर बनी। इसी झील को कहा जाता है ढालीपुर झील। इसको भी ध्यान रखेंगे। पक्षियों के प्रवास के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये झील या ये वाला क्षेत्र माना जाता है। 2005 में इसे आसन वेटलैंड यानी एक संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया 2005 में, और 2020 से यह एक रामसर साइट घोषित है। तो आसन क्षेत्र को, आसन वेटलैंड आरक्षण क्षेत्र को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 2020 में। गंगा नदी से सोन नदी कहां पर मिलती है? हमने गंगा की बात करी कि गंगा भी इस जिले में बहती है। गंगा नदी की सहायक नदी आती है सोंग नदी। सोंग नदी और गंगा इन दोनों का संगम रायवाला के नजदीक हो जाता है। यह जो सोंग नदी है ये देहरादून की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इस सोंग नदी की 2 सहायक नदियां हैं, एक है सिसवा और एक है वाल्दी नदी। तो सिसवा और वाल्दी किसकी सहायक हैं? सोंग नदी की। सोंग नदी किसकी सहायक है? गंगा की। इसमें भी ये जो सिसवा नदी है इसकी आपको 2 इंपॉर्टेंट सहायक नदियां याद करनी है। सिसवा की एक सहायक नदी है रिस्पना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा। देहरादून के मध्य से होकर बहने वाली रिस्पना किसकी सहायक नदी है? सिसवा की। ये सिसवा सोंग की है और सोंग गंगा की है। ठीक है। इसके अलावा एक और नदी है विंदाल नदी। ये भी किसकी सहायक नदी है? ये भी सिसवा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अब बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ के मेले, यहाँ के त्योहारों के बारे में। देहरादून में लगने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो मेले हैं इनमें आता है पहला झंडा मेला। झंडा मेला देहरादून में लगता है। सीधा सवाल तो पहले यही बनता है, झंडा मेला का आयोजन कहां होता है? ये देहरादून में होता है। देहरादून शहर में स्थित जो ऐतिहासिक गुरु रामराय दरबार है वहां पर होली के 5वें दिन यह मेला लगता है। यानी यहां पर उन्होंने जो झंडा दरबार बनवाया था, यहां पर हर साल उनकी स्मृति में होली के 5वें दिन इस मेले का आयोजन होता है। पेपर में सवाल आया था कि यह मेला कब लगता है, तो होली के 5वें दिन लगता है। ठीक है। झंडा दरबार का निर्माण गुरु रामराय के द्वारा करवाया गया। यहां पर भव्य दरबार या भव्य निर्माण जो इसका या भव्य स्वरूप इसे जो दिया गया वो 1707 में माता पंजाब कौर के द्वारा दिया गया।
यह जो झंडा दरबार है जहां पे हर साल झंडा मेला लगता है, यह मुगल शैली में बना हुआ है। होली के 5वें दिन इनकी स्मृति में यहां पे हर साल झंडा मेले का आयोजन होता है। ठीक है, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट मेला है टपकेश्वर मेला। टपकेश्वर एक पौराणिक स्थल है और यह टोंस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह प्राचीन गुफा मंदिर में भगवान शिव विराजमान है। जो टपकेश्वर जगह है हमारी, यहाँ पर एक गुफा मंदिर है, यानी एक गुफा में मंदिर है यहाँ पे, जो किसे समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। स्कंद पुराण में इस स्थान को देवेश्वर कहा गया है। ये एक फैक्ट वाला क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बन सकता है कि टपकेश्वर मंदिर को स्कंद पुराण में किस नाम से कहा गया है? देवेश्वर। मान्यता है कि द्वापर युग में यहाँ स्थान गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थल था, जहाँ वे अपने परिवार के साथ रहते थे। जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि दून जो नाम आया वो द्रोण नगरी जो नाम आया वो इसलिए आया कि आचार्य द्रोण का आश्रम था, तो इनका आश्रम बेसिकली टपकेश्वर में था। यह नाम आया कैसे? देखिए, तभी से यह गुफा द्रोण गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुई और फिर इसे द्रोण नगरी भी कहा जाने लगा। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म यहीं पर हुआ था और हर साल शिवरात्रि के दिन यहाँ पे विशाल मेले का आयोजन लगता है। बेसिकली ये जो पूरी कथा है ये अश्वत्थामा के साथ जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को यहाँ पर जब वो छोटे थे तो उनको भूख यहाँ पे ज़्यादा लगी। आचार्य द्रोण की उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उनकी जो इच्छा थी उसे पूरी कर पाते, तो वो उनको कहते हैं कि तुम भगवान शिव की तपस्या करो, भगवान शिव ही तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे। तो वो जो बालक है अश्वत्थामा वो तपस्या करते हैं, भगवान शिव आते हैं वहां पे और उनको फिर दूध उपलब्ध करवाते हैं और तब से ये मान्यता है कि वहां पे जो दूध है वो लगातार शिवलिंग है जो उसके ऊपर टपकता रहता है। ठीक है, तभी से यहां पर ये जो क्षेत्र है टपकेश्वर के नाम से जाना गया। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? देहरादून में है। अश्वत्थामा का जन्म यहीं पे हुआ था, आचार्य द्रोण का आश्रम भी यहीं पर था। ठीक है, यहां पे हर साल मेला लगता है। कब? तो आप कहेंगे शिवरात्रि के अवसर पे। अगला मेला है लक्ष्मण सिद्ध मेला। लक्ष्मण सिद्ध मेला देहरादून के पास स्थित 4 सिद्धपीठों में से एक है। आप जानते हैं दत्तात्रेय भगवान के जो 84 सिद्धपीठ हैं उनमें से 4 सिद्धपीठ अकेले देहरादून में है, जिसमें एक लक्ष्मण सिद्ध है, एक कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। ठीक है, इनमें जो लक्ष्मण सिद्ध है यहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है विशेष रूप से। लक्ष्मण सिद्ध मेला, इसका अत्यधिक धार्मिक महत्व है। हर रविवार को यहाँ पर मेला लगता है, लेकिन जो सबसे विशिष्ट मेला है वो अप्रैल के आखिरी रविवार को लगता है। ठीक है, इसके बाद है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला चक्राता ब्लॉक के बिस्सू छावनी में लगता है। यह मेला जौनसारी जनजाति के सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को दर्शाता है। यह मेला कटाई के मौसम का प्रतीक है और स्थानीय लोगों की खुशी को दर्शाता है। तो जौनसारी समाज का कौन सा मेला बिस्सू मेला जो है, तो जौनसारी समाज का कौन सा मेला कटाई के मौसम का प्रतीक है? तो वो है बिस्सू मेला। ठीक है, यह उत्तरकाशी में भी लगता है, जो वहां का रवाई इलाका है वहां पर भी लगता है। धनुष बाण के लिए भी काफी फेमस है। ठीक है, महासू देवता का मेला। महासू देवता जौनसारी जनजाति के सर्वोच्च देवता माने जाते हैं। महासू देवता का मेला हनौल में लगता है। हनौल जो है इनका तीर्थ स्थल है और जौनसारी जनजाति का सर्वोच्च तीर्थ स्थल हनौल है। किसे समर्पित है? महासू देवता को। यह मेला हर साल अगस्त महीने में लगता है। 3 दिन और 3 रात तक संगीत के साथ इसमें प्रार्थनाएं चलती रहती हैं। तो यह मेला कितने दिन लगता है? 3 दिन तक और 3 रात तक। यह जौनसारी जनजाति का प्रमुख मेला है। इस अवसर पे हजारों लोग यहाँ पर आते हैं और इसमें विशेषता यह है कि यह जब मेला लगता है तो यहाँ पर जो महासू देवता है उनकी पूजा की जाती है, हवन वगैरह यहाँ पे होते हैं। हवन सामग्री, पूजा सामग्री जो होती है यह भारत सरकार के द्वारा भेजी जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है नुणाई मेला। यह मेला भेड़ पालकों से संबंधित है और जौनसार क्षेत्र का है। ये क्वेश्चन आया था पेपर में, जौनसार क्षेत्र का कौन सा मेला भेड़ पालकों से संबंधित है? नुणाई मेला। या पशु चारकों से संबंधित है? नुणाई मेला। ठीक है, इसके बाद है जागड़ा उत्सव। जौनसार भाबर क्षेत्र में मनाया जाने वाला जागड़ा उत्सव बड़े पैमाने पर पूजा पाठ के साथ इसे मनाया जाता है। तो जागड़ा उत्सव कहाँ मनाते हैं या जागड़ा उत्सव किसके साथ जुड़ा है? जौनसारी जनजाति के साथ जुड़ा है। और इसे कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद माह में, यानी आमतौर पे अगस्त सितंबर में इसे मनाते हैं। तो जागड़ा महोत्सव, जागड़ा उत्सव किसका है? देहरादून में लगता है, जौनसारियों का है। ठीक है, इसके बाद है शहीद वीर केसरी चंद्र मेला। यह मेला देहरादून के चक्राता तहसील के नगांव गांव में जो रामताल है वहां पे लगता है। रामताल के नजदीक इस मेले का आयोजन होता है। जो अमर शहीद वीर केसरी हैं उनकी स्मृति में यह मेला हर साल
यहाँ पे आयोजित होता है। रामताल के नज़दीक लगता है, रामताल को भी ध्यान रख लेना, काफ़ी सुंदर प्राकृतिक तालाब है, ये भी यहीं पर है चक्राता के अंदर। हर साल अप्रैल माह में नवरात्रों के दौरान यहाँ पर एक बड़ा मेला लगता है। इस स्थल पर स्वतंत्रता सेनानी वीर केसरी चंद को समर्पित एक मंदिर और स्मारक बना हुआ है। ठीक है। देहरादून के अगर हम अन्य मेलों के बारे में बात करें तो जखौली मेला, गनियात मेला, भद्रराज मेला, ये क्वेश्चन आया है कहाँ लगता है, देहरादून। कुआनू मेला, ये कहाँ लगता है, देहरादून में लगता है। दीपावली में चक्राता पे लगता है कुआनू मेला, इसको भी याद रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देहरादून के बारे में जो बेसिक जानकारी थी उनको देखा। इसके अलावा देहरादून में लगने वाले इंपॉर्टेंट मेले और इंपॉर्टेंट त्योहारों की बात करी। इसके साथ साथ देहरादून में जो भी इंपॉर्टेंट स्थल हैं उनके बारे में डिटेल में, देहरादून के अंदर जो भी संस्थाएं हैं उनके बारे में डिटेल में हम अगली क्लास में बात करेंगे, जिसमें देहरादून के प्रमुख स्थलों के बारे में, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थलों के बारे में डिटेल से जानेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।